हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय सिस्टर एक्स के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ हाई बटन पे क्लिक कर देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं एनेस्थीसिया जो होती है उसे वो दूर भगा देता है क्रायोस, और फिर वो लालटेन लेके देखता है कि वो कौन है। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो एनेस्थीसिया ही होती है। और यहाँ पर जो हमारी मारिया है वो सोच रही होती है कि इसके बाल कहाँ पर चले गए और इसने जो है ड्रेस को अलग तरह से क्यों पहना है। एनेस्थीसिया कहती है कि बहन तुम हो क्या मारिया। वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। क्या तुम मेरी बहन हो, मेरी बड़ी बहन एनेस्थीसिया। तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। यहाँ पर क्रायोस सोचता है कि ये जिंदा कैसे है। जब एनेस्थीसिया को पता चलता है कि यही क्रायोस है तो वो उसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ से मेरी बहन से दूर हो जाओ। तुमने इसे कैदी बना कर रखा है, तुम्हें जल्दी से जल्द इसे रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मैं इसे बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर मारिया कहती है कि बहन एनेस्थीसिया, क्या तुम इससे शादी नहीं करने वाली थी। तो वो कहती है कि मैं इससे शादी क्यों करूँगी। ये जो है वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। ये अपने पैसों के और पावर के वजह से बहुत ज़्यादा घमंड करता है। यहाँ पर सोचती है जो हमारी मियो होती है कि ये एनेस्थीसिया जो है यहाँ पर अभी क्या करने के लिए आई है। लॉर्ड क्रायोस सोचता है कि अभी जो है हमें जो है चीज़ों को चेंज करना चाहिए, यानी कि वो उसके ड्रेसिंग के बारे में बोल रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। तो वो यहाँ मारिया कहती है चलिए बिग सिस्टर चलते हैं। वो अपनी बहन को ले जाकर उन्हें नहला देती है और अच्छे से कपड़े पहना देती है। उसे उसके रूम में लेकर आती है और कहती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, इसीलिए सो जाओ, कल हम बात करेंगे। बट यहाँ पर एनेस्थीसिया कहती है कि नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है क्योंकि मुझे तुमसे अभी माफ़ी मांगनी है। इसीलिए वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अब मैं नहीं चाहती कि मैं इसके बाद तुम्हें प्रोटेक्ट ना करूं। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हूं। मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। और मुझे याद है आज भी जब तुम्हें बचपन में फीवर हो गया था और मैं जो हूँ बाहर चली आई थी क्योंकि दादी ने मुझे बाहर कर दिया था। मैं उस गेट के पास आकर रो रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम जो हो कब ठीक होगी। तभी रात को दादी बाहर आई और बोली कि वो तो सो गई है तो तुम भी सो जाओ। मैं दादी के साथ बैठी हुई थी। दादी अलग अलग लैंग्वेजेस में लेटर को लिख रही थी। वो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए लिख रही थी। दादी जो है उन लेटर्स पे अपना साइन भी किया करती थी। फिर मैंने सोचा कि दादी जो है ये सब क्यों करती है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दादी ऐसा क्यों करती है। यहाँ पर वो पूछती है कि आप मारिया के साथ ऐसा क्यों करती हैं। तो वो कहती है क्योंकि मारिया जो है उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। उसकी एबिलिटी जो है पढ़ने लिखने की ज़्यादा अच्छी है और तुम सुंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर तुम पढ़ाई नहीं भी करोगी ना तभी भी तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। ऐसा उसकी दादी का मानना होता है, बट ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। उसकी दादी कहती है कि मारिया को जो है बिल्कुल लड़कों की तरह जीना पड़ेगा, इसीलिए उसे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एकदम से वो खांसती है तो उसके मुंह से खून आता है, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया जो है वो भागते हुए मॉम डैड को बुलाने जा रही होती है। बट उसकी दादी उसे रोक लेती है और कहती है कि बस अब रुक जाओ तुम, ये बहुत ही आगे जा चुका है ये बीमारी, और मैं जो हूँ कुछ दिनों की मेहमान हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। बट तुम जो है अभी मॉम डैड को ये सब मत बताना। सीन चेंज हो जाता है और कुछ दिनों बाद यहाँ पर दादी जो है वो मर चुकी होती है। अब यहाँ पर जो उसका बेटा होता है यानी कि एनेस्थीसिया का जो फादर होता है उसने बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी और सारा काम उसकी मॉम करती थी। इसीलिए वो यहाँ डिपेंड था अपनी बेटी मारिया के ऊपर क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई कर सकती थी। इसीलिए अब मारिया की मॉम कहती है कि इसकी बीमारी जो है वो मेरी सासू माँ को भी लग गई, इसी वजह से वो मर गई हैं। अब दोनों मिलकर यहाँ पर कोसने लग जाते हैं मारिया को। और यहाँ पर उसका फादर कहता है कि अगर तुम जो हो ये सारे काम नहीं करोगी तो तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो तुम्हें जो है बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को पढ़ाई करनी है और सभी लैंग्वेज को सीखना है। यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है मैं सभी क्लास को ले लूँगी। धीरे धीरे मारिया सारे काम संभालने लग जाती है। एक दिन वो अपने फादर से कहती है कि हमने जो है वर्कर्स को सैलरी नहीं दी है। तो उसका फादर कहता है कि हाँ उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है इसलिए सैलरी नहीं दी है। तो यहाँ पर वो कहती है अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाएंगे। यहाँ उसका फादर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद लड़कियां जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लग जाती हैं, तो तुम जो हो अपने हद में रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो मना करती है अपने फादर को ऐसी बातें करने के लिए, बट उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर उसका फादर जो है उसे बहुत ही बुरा बुरा बोलता है, कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अगली हो, अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारे पास इस काम करने के अलावा कुछ भी नहीं है, तुम्हें महल का हर काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम बदसूरत हो।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस वजह से मारिया जो है एक सदमे में चली जाती है और ये नोटिस कर लेती है उसकी बहन एनेस्थीसिया। उसके बाद से वह देखती है कि कैसे कैसे उसकी बहन चेंज होती है। वो सारे काम धीरे धीरे करने लग जाती है क्योंकि नौकर यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिलती, इसीलिए यहाँ अपने मॉम से पूछती है कि आप लोग ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं मारिया के साथ। वो उसकी मॉम कहती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है और उसने जो है तुम्हारी ग्रैंडमदर को मार दिया है इसीलिए। और देखो तुम्हारे बाल कितने सुंदर है, बिल्कुल बोल्ड हेयर हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि मेरी माँ मुझे बिल्कुल एक डॉल की तरह ट्रीट करती है, उसके अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। थोड़े दिन बाद यहाँ जब प्रपोजल आता है तो उसके मॉम डैड ये पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो किंग का प्रपोजल होता है। वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी पूछते नहीं हैं कि क्या उसे शादी करनी है कि नहीं करनी है। वो उसे हमेशा डॉल की तरह ट्रीट करते हैं। तो सोचते हैं कि ये डॉल वहाँ चली जाएगी तो हम दोनों जो है बहुत अमीर बन जाएंगे, इतना ही। वो नहीं सोचते कि उसे क्या पसंद है। उसे जो है यहाँ पर ड्रेसेस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका सपना है कि वो जो है इस शहर के अंदर एक शॉप खोले जहाँ पर वो बहुत सारे ड्रेसेस बनाकर बेचे। बट उसके मॉम डैड जो है उसे डॉल दे देते हैं खेलने के लिए। वो अपने मन की कुछ कर ही नहीं पाती, इसीलिए जब वो जा रही होती है वहाँ पर उस राजा के पास तो वो अपना एक्टिंग करती है। वो जाती है और रिवर के अंदर एक पत्थर डाल देती है तो उस ड्राइवर को लगता है कि वो मर गई और नदी के अंदर बह गई, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एनेस्थीसिया जो होती है वो भागते हुए एक घर के पास जाती है और भागते भागते बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसीलिए वो यहाँ ज़मीन पर गिर जाती है और अपने आसमान को देखने लग जाती है। यहाँ पर वो सोचती है कि वो समझ रहे होंगे कि मैं मर चुकी हूँ। तभी एक बंदा यहाँ पर आता है, यही वो नॉर्मन होता है जो यहाँ पर डिजाइन करता है। वो उसकी आंखें नहीं होती हैं। एनेस्थीसिया ये देख लेती है कि उसकी आंखें नहीं हैं। यहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो जो है अपना नाम सही नहीं बताती। वो कहती है कि मेरा नाम ऑथर है और यहाँ पर वो एक लड़के की आवाज़ में बोल रही होती है। अब सामने वाला बंदा देख नहीं सकता, इसीलिए वो मान लेता है कि वो एक लड़का है और वो यहाँ पर एक स्टोरी को बनाने लग जाती है और वहाँ पर वो उस नॉर्मन के साथ काम करने लग जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर नॉर्मन जो है वो ड्रेसेस बनाता है, तो उसे भी ड्रेसेस बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पूछती है कि क्या आप ड्रेसेस बनाते हैं, तो वो कहता है कि हाँ मैं नहीं बनाऊंगा तो और कौन बनाएगा, मेरी शॉप है और मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसी वजह से मेरी आंखें चली गई है और कुछ दिनों बाद मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ। एनेस्थीसिया यहाँ पर कुछ ड्रेस बनाकर लाती है और उसे देती है और कहती है कि आप इसे देखिए, ये मैंने बनाया है, मुझे भी ड्रेस बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और ये मेरी हॉबी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक अप्रेंटिस बना ले अपने अंडर काम करने के लिए, ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। मेरा सपना है कि मैं एक शॉप खोलूंगी जहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेस बेचूंगी। यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हारा सपना है तो तुम उसे मेरे से देख कर सीख सकती हो, और वो उसके साथ बैठकर सीखने लग जाती है। कुछ हफ्ते निकल जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि लुपिन यहाँ पर आता है। वो यहाँ पर एक डायमंड को लेकर आया होता है जो कि वो लोग स्टोन बोलते हैं। तो एक सुनहरा सा स्टोन होता है जो रेड कलर का होता है। वहाँ पर एक लेटर भी होता है जो वो कहता है कि मैं पढ़ देता हूँ, बट वो मना करता है, कहता है मेरे पास ऑथर है जो मेरे साथ काम करता है, वो पढ़ देगा इस लेटर को। लुपिन कहता है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी भी सेफ्टी हो जाएगी, और वो यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ पर बताता है नॉर्मन कि ये जो लेटर आया है उसमें क्या क्या लिखा है। तो बता देते हैं कि ये जो है एंगेजमेंट का लेटर है और उस पर लिखा होता है मारिया के लिए बनाया जा रहा है। मारिया जो है एक रेड हेयर वाली लड़की है, इसीलिए ये रेड जो है क्रिस्टल लाया गया है। इतना सब पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि एनेस्थीसिया कि वो उसकी बहन वो मारिया ही है, और वो सोचने लग जाती है कि मेरी बहन जो है मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, क्योंकि मैंने उसकी कभी हेल्प नहीं करी और मैं उसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर वो देखती है अगले दिन नोम जो है वो जा रहा होता है उससे मिलने के लिए राजा से। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें भी चलना है, बट वो कहती है मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वो सोच सोच कर घबरा रही होती है कि वो अपनी बहन को किस तरह से शक्ल दिखाएगी, क्योंकि जब वो छोटी थी बीमार थी तभी भी वो उसे छोड़ के चली गई थी। बट यहाँ पे एनेस्थीसिया डिसाइड करती है कि वो जो है फाइनली अपनी बहन की हेल्प करेगी और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, आज के बाद उसे कोई दुख नहीं होगा। यही सोचकर वो महल के अंदर आती है और ये सारी बातें यहाँ पर मारिया को बताती है और वो उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि प्लीज़ उसे वो माफ़ कर दे। फिर हम देखते हैं क्रायोस यहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को इनफ टाइम मिल गया होगा बात करने के लिए। उसकी मारिया कहती है कि हाँ थैंक यू, आपने जो है हमें बात करने का मौका दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि क्रायोस और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
क्रायोस यहाँ पर कहता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कोई पावरफुल और घमंडी पैसे वाला आदमी नहीं हूँ। अगर मुझे अपने पैसे और पावर का दिखाना होता तो जब मुझे ये दिखी थी तभी मैं उसे उठा लाता और तुम्हारे घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता अपने पावर का यूज़ करके। बट मैं इसे प्यार करता हूँ और मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पर इसे लेकर आया हूँ। मेरी गलती के कारण वो लेटर जो है वो तुम्हारे नाम पर चला गया क्योंकि मुझे उसका नाम पता नहीं था। ये जो है बिल्कुल एक खजाने की तरह है मेरे फैमिली के लिए और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूँगा और हमेशा खुश रखूँगा। तो तुम्हें जो है इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी कसम खाता हूँ कि मैं इसे हमेशा हैप्पी रखूँगा। यहाँ पर ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी बहन के लिए और कहती है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ ना तो कुछ अच्छा तो हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम देखते हैं अगली सुबह वो तैयार होकर आती है और सभी को बुलाती है और कहती है कि मेरे फादर ने एक क्राइम किया है और वो क्राइम क्या है वो मैं अपनी बहन को भी सुनाना चाहती हूँ, इसीलिए आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पर बुलाया है। वो बताती है कि मेरे फादर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो मुझे कहते थे लेटर भेजने के लिए और मैं लेटर भेज दिया करती थी जिस भी लैंग्वेज में कहते थे। बट एक्चुअल में लैंग्वेज जो था वो फरानियन लैंग्वेज में भेजना था लेटर को, बट वो किसी और लैंग्वेज में भेजा करते थे जिसकी वजह से वो लोग समझ नहीं पाते थे क्योंकि मेरे फादर जो है वो इनकेपेबल थे राजा बनने के लिए, उनमें कोई भी क्वालिटीज नहीं थी और ये काम वो जो है बिना बताए कर रहे थे। अब यहाँ पर जो क्रायोस होता है वो उसके अंदर ही आता है, वो डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर उसके फादर रहते हैं, इसीलिए उसने बिना पूछे कि सब काम किया था। इसलिए यहाँ पर जो राजा होता है क्रायोस वो गुस्सा हो जाता है और उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए इस बात के लिए कि उसने उसके बिना परमिशन से ये सारे काम किए हैं। ऐसा समझ लो कि एक बहुत बड़ा स्टेट है, उस स्टेट का एक राजा है और स्टेट के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में वो जो बंदा है वो उसके फादर हैं, उसके फादर ने बिना उससे पूछे स्टेट के बंदे से कोई भी एक्शन ले लिया, इसीलिए अब उसे पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर वो पूछता है क्रायोस कि तुम्हारे फादर को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। यहाँ पर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उनको उनकी गलतियों का जो है एहसास हो और इसीलिए हम जो है उनके महल जाएंगे और वहीं पर उन्हें पनिशमेंट देंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उनका। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको इस तरह के एनिमे देखने हैं तो और भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट, मिलते हैं अगले एपिसोड में।